हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक का मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमने बताया था, उसका पहला चैप्टर रैखिक तथा द्विघात समीकरण। इससे रिलेटेड जो है पूरा कंप्लीट हम लोग पूरी जानकारी लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है, फिर इसके बाद विलोपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, बज्रगुणन द्वारा हल करना, फिर रैखिक समीकरण जब प्रतिच्छेदित करता है, संपाती होता है, समांतर होता है, तब क्या होता है। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, मूलों का समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, फिर इसके बाद प्रयोग होने वाले कुछ सूत्र के बारे में, और फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें चर पद की घात जो होती है वो एक होती है। कितनी होती? एक। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो देखिए चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते चल रहे हैं। क्या कि रैखिक समीकरण क्या होता है कि ये चर पद की घात एक होती है। चर मतलब जिसका मान चर होता है, यानी बदलता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। ठीक है, तो जिसका मान जो है परिवर्तित होता रहता है, चर एक्स वाई जेड ये सब होते हैं। तो चर पद की घात जो है कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। चर पद की घात एक होती है और जिसमें एक चर होते हैं, ठीक है, वे रैखिक समीकरण जिसमें एक चर होते हैं वो क्या होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि जैसे कहा जाए 2x + 3 = कुछ भी इस प्रकार से, है ना। 5x + 2 मान लीजिए y आ गया तो दो चर हो गया, तो y ना लिख करके यहाँ कुछ और भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। और फिर इसी प्रकार से अब नीचे ये भी होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यही हमको इसमें ज़्यादा पढ़ना है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो कैसे होंगे? इसमें चर पद की, देखिए रैखिक समीकरण है तो घात एक होगा ही। अब दो चर वाले हैं तो दो चर लिया जाएगा, जैसे x + y = समथिंग है, x - y = कुछ भी। ठीक, या इस प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 3y = 8, 3x - 2y = 4। तो ऐसे कुछ करके, तो ये जो है क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये हम समझ लिए रैखिक समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण को हल करने का तीन तरीका है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, एक बज्रगुणन। तो देखिए आप कोई भी विधि जानते रहिए, जो आपको सरल लगे वही जो है आप एग्जाम में यूज करिए। तो वैसे ज़्यादातर जो है ऑप्शन से ही हम लोग लगा लेते हैं। जैसे हमने जो है प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व किया था उसमें बताया था ना ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, तो ऑप्शन से भी काम चल जाता है कि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं तो चलिए एक उदाहरण छोटा सा ले करके हम जो है तीनों विधियों को एक बार में फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज, सबसे पहले ये कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए एक पहले तो समीकरण एक बना के लिख लिया जाए कोई। ठीक है, तो एक समीकरण चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 2x + y = 5 कर दे रहे हैं, और इधर चलिए छोटा सा सरल सा लिख दे रहे हैं x + 2y = 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये दो समीकरण हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का मतलब किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे तो प्रतिस्थापित हो गया और मान भी मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। ये यहाँ से किससे निकाले मान? ये समीकरण एक से ही निकाल लीजिए। 2x बराबर क्या मिलेगा? 5 - y। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा क्या? x की जगह देखिए ये मिल गया हमारा 5 - y = 2।
ठीक है। अब यक्स की जगह यही रख लीजिए। तो जब यक्स की जगह यह मान समीकरण 2 में रखेंगे, यक्स का मान, ठीक है, डिटेल क्यों बन रहा है बता रहे हैं, जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आपको आता रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो 2 है आसानी से और आसानी से आप लगा पाओगे। तो यक्स का मान देखिए कितना लिखेंगे, 5 माइनस वाई अपान 2 और फिर आगे कितना है 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब ये सॉल्व करिए, ये हो गया 5 माइनस वाई और प्लस 2 से गुणा हो गया 4y और बराबर पूरे बटे में 4 होगा, 2 होगा। देखिए, चलिए लिख दे रहे हैं, बराबर ये आपका आ गया 4। अभी देखिए ये मिला आपका, ये है 5 माइनस वाई और प्लस 4। अभी देखिए 5, अभी 4y में से 1y निकाल दीजिए तो बच गया 3y और बटे में 2 है, 2 से इधर गुणा कर लीजिए 8। तो ये 3y बराबर आपका आएगा कितना, 3y बराबर 8 माइनस 5। अब ये घटा दीजिए भाई, तो आया कितना 3। तो y का मान आ गया 3/3 यानी 1। तो y का मान 1 मिल गया। तो y का मान 1 जब यहाँ रखेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, y का मान जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 माइनस वाई की जगह 1/2। अब ये आ गया 4/2, काट दीजिए, आ गया 2। तो यहाँ से यक्स का मान 2 और y का मान 1 मिल गया प्रतिस्थापन द्वारा। कैसे किए, देखिए समीकरण 1 से हमने क्या किया, यक्स का मान निकाल लिया और फिर समीकरण 2 में वही यक्स की जगह रख करके सॉल्व कर लिया, आ गया। ये हो गया प्रतिस्थापन। ठीक है। अब यही प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। तो विलोपन विधि से ये प्रश्न क्या था, 2x प्लस वाई। चलिए पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। विलोपन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रम से। तो क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और शायद x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यही। ठीक है। ये समीकरण 1 और ये 2। ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। विलोपन में क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो है रिवाइज करने के लिए एक बार बता दे रहे हैं। देखिए कैसे, x या y का गुणांक बराबर कर लेंगे। जैसे इसमें 2x है ना, तो यहाँ भी 2x ले आइए। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लीजिए। समीकरण 2 में कितने से, 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है। गुणा करके घटा लीजिए, 2 से गुणा करिए, 2x प्लस 4y और इधर 8 आ गया। अभी दूसरा समीकरण ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, 5। अब ये घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ठीक है। अब ये बचा कितना, 4y में से 1y निकाल दीजिए, बच गया 3y। अब इधर घटा लीजिए, आ गया 3। तो y का मान 3/3, ये कट के आ गया 1, y का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यही y का मान जो है चाहे समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो। तो यहाँ रखेंगे 2x प्लस वाई की जगह 1 बराबर 5। तो ये आ गया आपका 2x बराबर 5 माइनस 1, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया विलोपन। अब इसके बाद यही सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे वज्र गुणन से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है। वज्र गुणन विधि द्वारा अब इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या था, ये आपका 2x, ये प्रश्न आपका है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये प्रश्न है आपका। ठीक। अब इसको देखिए क्या करना है, वज्र गुणन से सॉल्व करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले 2x प्लस वाई और इसको एक तरफ कर लीजिए, 5 को इधर। तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए पहले काम क्या करना है, x लिखिए, x का पूरा बटे में लगाइए। अब x वाला छोड़ के बाकी सबके गुणांक क्रम से लिख देंगे। देखिए x वाला छोड़ दिया तो यहाँ y का गुणांक कितना, 1। ठीक,
चलिए अलग कलर से लिखते हैं। ये यहाँ लिखेंगे पहले यक्स, ठीक। यक्स लिखने के बाद देखिए यक्स वाला छोड़ दीजिए, y का गुणांक 1 और फिर नीचे y का गुणांक 2, फिर -5 और -4, ये हो गया बराबर, फिर लगाइए। अब y बटे करेंगे, y वाला बंद कर लीजिए, बचा कितना है -5 -4, ये हो गया। y वाला बंद कर दिए, -5 4 लिखे। अब ये बचा, इसको उतार लीजिए, कितना 2 1, ये हो गया। अब फिर इसके बाद अब लिखेंगे 1 बटे यानी कांस्टेंट वाला पद छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 2 1 और फिर इधर 1 और 2। बहुत आसान है ये तरीका, एक बार समझ लिए तो जो है कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे, और फिर इसका इसमें, ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। ये आपका आएगा यक्स बटा, अब 4 का गुणा 1 में -4, फिर तुरंत माइनस लगाइए, 5 का गुणा 2 में 10, अब 5 दूना 10 -10 आएगा ना, तो -1 पहले से है तो +10 हो जाएगा। अब बराबर y बटे कितना 5 1 5 -5 और फिर माइनस लगाइए, ये हो गया 4 दूना 8 +8। अब फिर 1 बटे ये वाला हल कर लीजिए, 2 दूना 4 -1, ठीक। अब ये सॉल्व करिए भैया, तो यक्स बटा में कितना आया 6 है ना, और बराबर y बटा में कितना 3 और बराबर 1/3। अब एक बार यक्स वाला देखिए, ये यक्स वाला इस कांस्टेंट वाले टर्म के बराबर कर लीजिए, एक बार y वाला इसके बराबर कर दीजिए, बस काम हो गया। तो चलिए पहले लिखते हैं यक्स बटे में 6 बराबर 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, यक्स का मान 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ से y बटा में 3 1/3, ये 3 3 काट दीजिए, y का मान 1, ये हो गया भाई। अब वज्र गुणन भी हो गया, तीनों विधियां जो है आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो फिर आगे अब देखते हैं। ये देखना है रैखिक समीकरण में, देखिए रैखिक समीकरण में 3 कंडीशन होता है, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, या फिर संपाती हो सकती हैं, या फिर समांतर हो सकती हैं। तो रैखिक समीकरण यहाँ हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक। ये समीकरण है। अब दोनों रेखाएं यदि प्रतिच्छेदित करेंगे, समझिए यदि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, या संपाती हैं तो मतलब एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही हैं, समांतर हैं तो इस प्रकार से ये समांतर हो गई, ठीक है। तो 3 कंडीशन इसमें है। तो जब प्रतिच्छेदित करेंगी, या ऐसे समझिए कि जितने बिंदुओं पर रेखाएं मिलेंगी उतने इसके हल होंगे, उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो अब ये देखिए प्रतिच्छेदित कर रही थी, कितने बिंदु पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही है, तो यदि एक बिंदु पर मिल रही है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, 1 सॉल्यूशन। कितने हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक। और संपाती होगा तो कितने हल होंगे, अनेक हल हो जाएंगे, क्या होगा अनेक हल होंगे, ठीक। और ये समांतर तो कोई किसी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं, ये हो गया। अब देखिए जिसमें हल प्राप्त होता है, जिन दो कंडीशन में हल प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है, वो होते हैं संगत। क्या होते हैं? संगत। और जिसमें कोई हल नहीं होता वो क्या होते हैं? असंगत समीकरण माना जाता है। अब देखिए जब प्रतिच्छेदित करेगा, है ना, तो एक हल होगा। इसके लिए ये कंडीशन जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पर न्यूमेरिकल एक ना एक तो हर साल आता है। तो यदि प्रतिच्छेदित करेंगे तो क्या होगा? A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होगा। ये अच्छे से याद रखिए, ठीक। और जब संपाती होगा तो होगा क्या? A1/A2। देखिए एक दूसरे के ऊपर से होकर के जा रही है ना, तो सब रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं एक ही होंगी, तो तीनों अनुपात यहाँ से जो है क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? संगत के लिए हल होते हैं, संगत होता है। अब समांतर के लिए क्या होगा कि A1/A2, देखिए ध्यान समझिए भाई, A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा, ठीक। और ये दो कंडीशन जो ऊपर वाले हैं, इसके लिए अभी हमने बताया क्या कि ये दोनों जो है ये क्या होते हैं? संगत होते हैं, ठीक। पूछा जाता है कि दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत, है ना। तो जब ये बराबर ना आए, A1A2 B1B2 बराबर ना आए तो कहेंगे संगत, या A1A2 B1B2 बराबर, तीनों बराबर हो जाए तब भी संगत कहेंगे। ये बराबर हो और ये बराबर ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? असंगत। असंगत कंडीशन में क्या होता है? कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए तो फिर आगे देखते हैं। आगे हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण होता क्या है और द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाला जाता है, और फिर ये विविक्तकर प्रकृति मूलों का योग गुणनफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तो आप लोग हाई स्कूल में तो अच्छे से पढ़े ही होंगे एक बार, तो चलिए यहाँ भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का देखिए, जिसमें देखिए समीकरण बताया ना अभी, एक चर वाले रैखिक समीकरण चरपद की घात 1 होती है, द्विघात में घात 2 होती है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण के यदि मूल निकालने हैं तो ये मूल का मान, यक्स का मान ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक। ये मूल होते हैं। अब द्विघात समीकरण है तो कितने मूल प्राप्त होंगे? 2 मूल प्राप्त होंगे। यदि एक घात होता तो 1 मूल प्राप्त होते, 2 घात है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, 3 घात होता तो कितने मूल प्राप्त होते? 3 मूल, ठीक है। इसमें 2 मूल होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं विविक्तकर। विविक्तकर में यहाँ हम लिखेंगे, देखिए विविक्तकर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये बहुत ही अच्छे से आप याद रखिए, ये विविक्तकर का फार्मूला, ठीक। फिर अगला देखते हैं मूल की प्रकृति। अब देखिए मूल की प्रकृति इस विविक्तकर के आधार पर होती है। तो यदि विविक्तकर, देखिए पहला कंडीशन यहाँ हम लिखेंगे b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर है। 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। दूसरी बात, चलिए अलग अलग कलर से लिखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। ये दूसरा जो है ये b² माइनस 4ac, ये क्या हो कि 0 से बड़ा हो, ठीक है। 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक और असमान होंगे। और तीसरा कंडीशन, यदि विविक्तकर b² माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो तो मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। 0 से छोटा होगा, चलिए ऐसे समझ लीजिए 0 छोटा है
तो माइनस में आएगा, 0 से बड़ा है तो प्लस में आएगा, 0 से छोटा है तो आएगा, चलिए लिख देते हैं, 0 से छोटा है b² - 4ac, इसका मतलब माइनस में है, यदि माइनस में आया मतलब छोटा है, और यदि प्लस में आया मतलब ये है, और 0 है तो भाई 0 है ही। ठीक, चलिए तो मूल यदि यहाँ लिखेंगे कि ऋणात्मक है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या कह लीजिए अवास्तविक होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यदि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में असमान होंगे, है ना, धनात्मक है तो वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक, और फिर ये पहला कंडीशन क्या है कि जब 0 हो जाए तो वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए अब देखते हैं मूलों का योग और गुणनफल। तो मूल यदि मान लेते हैं अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग हम लिखेंगे, लिख दें ऐसे, चलिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है, इसी में द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है इसी में होता है -b/a, या इसी को कह सकते हैं, देखिए b क्या है, यक्स का गुणांक, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक, चलिए ये तो हो गया मूलों का योग। अब यहीं लिख लेते हैं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा ये बराबर होता है c/a, और c क्या है, द्विघात के समीकरण के व्यापक रूप का जो है वो क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक, ये हो गया भाई, ये फार्मूला जो है अच्छे से याद रखिए, वैसे तो याद तो होगा ही, एक बार रिवाइज भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम, यदि नहीं याद है तो इसको नोट करके अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे समझते हैं हम। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों तो द्विघात समीकरण क्या होता है, और फिर मूलों का समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, इसको समझते हैं हम अच्छे से। देखिए मूल ज्ञात हो तो अभी हमने मूल क्या माना था, अल्फा और बीटा। ठीक, तो समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग, ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, और गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। चलिए यदि नहीं समझ रहे हैं तो लिख भी देते हैं, x² माइनस मूलों का योग और गुणे में क्या होगा, x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हो गया भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्या है कि समांतर माध्य। देखिए मूलों का समांतर माध्य, एक मूल अल्फा दूसरा बीटा है, तो समांतर माध्य हम लोग जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। चलिए यहीं सामने लिख देते हैं, मूलों का समांतर माध्य बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बटे में 2। ठीक, हरात्मक माध्य क्या हो, वही व्युत्क्रम का योग है ना, तो ये मान लेते हैं कि यदि हरात्मक माध्य यच है, क्या मान लें, यच, हरात्मक माध्य यदि यच है तो ये क्या होगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अब यही सॉल्व कर लीजिए भैया, तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा, अब इधर गुणा करेंगे ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, 1 बटे यच। ठीक है, तो हरात्मक माध्य हमारा मिल जाएगा यच बराबर कितना, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, ये हो गया हमारा हरात्मक माध्य। ठीक, ये याद रखिए, समांतर माध्य और ये हरात्मक माध्य, ये समीकरण हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं,
इसके बाद कुछ प्रयोग होने वाले, इसमें देखिए समीकरण में इसमें प्रयोग होने वाले कुछ सूत्रों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। देखिए ये सूत्र बेसिक वाले सूत्र हैं, ये सब आपको याद ही होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए हैं ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और a प्लस बी का क्यूब, ये क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। अगला a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी याद रखना है आपको। वैसे तो याद तो होगा ही, साथ में एक बार देख लेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा, जो भूला होगा वो याद हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। अगला लिखेंगे और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक। और जब माइनस वाला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसमें होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक। ये फार्मूले जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इतना याद कर लीजिए, और बाकी जो है आप लोगों को याद ही होगा। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अच्छे। ये देखिए मूल बराबर है तो k का मान बताइए। देखिए मूल बराबर है तो विविक्त कर कितना होगा, मूल बराबर है तो विविक्त कर 0 होगा। इसमें देखिए a का मान 1 और b का मान -16, c का मान कितना है k, तो विविक्त कर 0 होना चाहिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना लिखेंगे -16 का वर्ग माइनस 4a का मान 1 और c का मान k बराबर 0। ये देखिए 4k इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो 16 गुणे 16 हो जाएगा, तो k बराबर 16 गुणे 16 बटे में 4, 4 से काटिए 4, 16 चौके 64 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें ये क्या हुआ, है प्रश्न ही नहीं खुल रहा है। चलिए ये तीसरा खुला, दूसरा वाला, चलिए तीसरा खुल रहा है, दूसरा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। चलिए देखिए कौन से समीकरण के मूल वास्तविक या असमान अथवा भिन्न है, तो मूल वास्तविक और असमान, तो देखिए जिसमें विविक्त कर जो है धनात्मक आ जाए वही होगा। तो बी स्क्वायर मतलब देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, बी स्क्वायर मतलब 3 तरीक का 9 और 9 दूनी 18, ये 18 माइनस 4, a का मान इसमें a आएगा √5, इधर 2√5, ये करिए 18 माइनस 4। अब ये गुणा करेंगे 5 गुणे √5 5, 5 दूना 10। अब ये आ गया देखिए 40 में से 18 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा चेक कर लीजिए, बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, और देखिए प्लस होता है 4a का मान 2√3 और माइनस में ये देखिए c का मान माइनस, तो माने माने प्लस, तो यही तो प्लस में आएगा सीधे, तो यही दूसरा में सही हो जाएगा ना। इसको लगाएंगे तो विविक्त कर धनात्मक में आएगा। और कितना आएगा देखना चाहें तो देख लीजिए 4 प्लस, अब अच्छा बी स्क्वायर माइनस होता है ना, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाता है, तो वही प्लस लिख दिए थे हम, तो माइनस माइनस ये प्लस, और √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 4 28 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये है तीसरा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं खुल रहा, चौथा नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। चलिए के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान बताइए। एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान बताना भाई। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो एक मूल मान लेते हैं हम अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल अभी हमने पढ़ा ना, c/a, c मतलब k/a का मान 3, अल्फा अल्फा काट दीजिए, आया 1 बराबर k/3, तो गुणा करेंगे तो k का मान आएगा 3। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गए। तो हमने जो है द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण को पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ा है।
अगले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जो है कम से कम 200-300 प्रश्न को लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।